वेलकम एवरीवन। तो जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक देखा कि अगर कोई इंडक्टर है तो उसमें वोल्टेज करंट से लीड करता है 90 डिग्री प्लस जे ओमेगा एल होता है, और कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से लैग करता है। ये आपने पीछे पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में आपको बताया होगा लीडिंग लैगिंग का। लैग करता है 90 डिग्री, ये माइनस जे ओमेगा एल करके इसकी वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से अब हम जरा इस डायग्राम को फिर से एक बार यहां पर बनाकर आपको लेते हैं, इसको हटा दें और जैसे इसी वेक्टर डायग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आई नॉट हो गया। जब एक्चुअल वेक्टर्स के रूप में लिखेंगे तो हम जैसे ये वीएल है, ये आई नॉट है, ये वोल्टेज है, अभी ये करंट लिखा हुआ है। करंट को भी हम जब वोल्टेज के रूप में लिखेंगे तो किसी भी रजिस्टर में जो ओमिक रेजिस्टेंस आर होता है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है और वोल्टेज की वो सेम होती है, सेम फेज में होती है। तो जो वी आर होता है वो करंट के अलॉन्ग होता है, सेम फेज में होता है। वीएल इससे 90 डिग्री आगे होता है। इस डायग्राम यही चीज है, ये जैसे अभी हमने बताया था कि अगर इसको एक्सटेंड कर दें तो ये है 90 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में ये है, ये इस तरीके से दिखाएंगे। इसका रिजल्टेंट ये होता है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। जब हम वोल्टेज के रूप में लिखेंगे और जब रेजिस्टेंसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इंडक्टेंसेस के फॉर्म में आ जाएंगे। तो जैसे ये रिजल्टेंट आपने अभी पीछे हमने बताया कि R इज ए प्लस आई बी, तो ए ये होता है, जे बी ये होता है, ए प्लस जे बी। तो ये ए ये होता है, जे बी ये होता है, आर ये होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड होता है। उसी तरीके से यहां पर वैल्यू आ जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज की। और जब इसको हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, इंपीडेंस, तो एसी सर्किट में रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस बोलते हैं। जो इफेक्टिव, चूंकि यहां पर अब रेजिस्टेंस तीन प्रकार के हो गए, इंडक्टर का रेजिस्टेंस उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ओमिक रेजिस्टेंस उसे आर कहते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस। ओवरऑल रेजिस्टेंस इंपीडेंस कहलाता है। तो हम एसी सर्किट में अब जो टर्म है वो रेजिस्टेंस नाम ना देकर उसको इंपीडेंस कहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का उसमें प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जो इंपीडेंस है, आप देखो इंपीडेंस को इस फॉर्म में लिखते हैं, इंपीडेंस इन एलआर सर्किट, इंपीडेंस इन एलआर सर्किट, उसको हम जेड या जेडएल कह सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल। ये अपने आप जे का मतलब हुआ 90 डिग्री से रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो आर और ओमेगा एल ये रिलेशनशिप होगा, ये इफेक्टिव इंपीडेंस हो गया एलआर सर्किट का। इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और इन सीआर सर्किट जो इंपीडेंस होता है उसे कहते हैं जेडसी, ये हो जाएगा आर माइनस जे ओवर ओमेगा सी। क्योंकि 1 ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ये माइनस क्योंकि लैग करता है, उसमें वोल्टेज करंट से लैग करेगा, तो माइनस या इसी को हम लिख देते हैं आर प्लस 1 ओवर जे ओमेगा सी। अगर जे से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो ये 1 अपॉन जे ओमेगा इस तरीके से आएगा। और अगर एलसीआर तीनों है तो इन एलसीआर सर्किट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जिसे कहते हैं नेट इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, दिस इज आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1 ओवर जे ओमेगा सी। ये कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस कहलाता है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वॉल्व करके इंपीडेंस का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस कहलाता है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, दिस इज अ वेरी गुड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली यूजिंग दिस कॉम्प्लेक्स टर्म्स। यहां पर अब एक फेज की बात और आ जाती है, ये एंगल थीटा। तो ये जो थीटा फेज है यहां पर, इस सिचुएशन में यहां पर जो tan थीटा है, जब जेड ये होगा, यहां पर tan थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा एल ओवर आर, और यहां पर tan थीटा नेगेटिव उसमें है। तो ऐसी सिचुएशन में जो tan थीटा होगा वो हो जाएगा -1 अपॉन ओमेगा सी ओवर आर।
ये इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पर ये जो थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एल सर्किट हो या सी सर्किट हो, एलसीआर हो, उनमें हम इन प्रॉपर्टीज को लेकर के उसकी एनालिसिस करेंगे। तो चूंकि इसका यूज करना है तो इतना इसमें डिस्कशन हमारा आवश्यक था। अब हम आते हैं जो रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट, तो जो वोल्टेज होता है देखिए एसी वोल्टेज, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वोल्टेज, और थोड़ा इसमें लिखते हैं एसी वोल्टेज एंड करंट। तो जो वोल्टेज है जब इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे ई, दैट इज रिटन एज ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी। यहां पर एक्सपोनेंशियल आई थीटा जानते हैं, साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, ऐसा करके जो वैल्यूज आती है, या कॉस थीटा प्लस आई थीटा, उसको हम किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। अब इसमें ई एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी और करंट की वैल्यू है, करंट आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल जे और जे ओमेगा टी और प्लस माइनस फाइव, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। जो फाइव है वो फेज डिफरेंस हो गया करंट का वोल्टेज के साथ, उसको हम प्लस या माइनस फाइव करके लिख सकते हैं। तो ये अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने वोल्टेज और करंट लिख लिया, इसको एनालाइज करते जाएंगे और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद में अब इसका हम उपयोग करते हैं एसी ब्रिजेस में। तो एसी ब्रिजेस में आ जाते हैं, बैलेंस कंडीशन सबसे निकालते हैं, बैलेंस कंडीशंस इन एसी ब्रिजेस। ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है इसके आगे। तो देखिए जैसे आपने ब्रिज का नाम सुना है, डीसी सर्किट में आपने ब्रिज का नाम सुना है, डीसी ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है। तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, उसमें 4 रेजिस्टेंस होते थे, क्वाड्रिलेटरल की 4 आर्म्स हैं, उसमें 4 रेजिस्टेंस हो गए R1 R2 R3 R4, बीच में एक कोई डिटेक्टर लगा दिया गया, वो ब्रिज बनता है। बैलेंस कंडीशन निकालते थे, वहां पे एक डीसी सोर्स होता था, कोई बैटरी। यहां पर हम एसी सोर्स यूज करेंगे, और जैसे हमने बताया कि जब एसी सर्किट होता है तो हम रेजिस्टेंस को अब इंपीडेंस कहते हैं। तो चारों आर्म्स में हमने इंपीडेंसेस ले लिया, 4 इंपीडेंसेस, वो 4 आर्म्स से डिनोट की जाएगी, और ये क्वाड्रिलेटरल की चारों आर्म्स ये इंपीडेंसेस को डिनोट करेंगी, और बीच में हमने एक डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर ये जो है ये गैल्वेनोमीटर हो सकता है, कोई हेडफोन हो सकता है, जिससे करंट या वोल्टेज को हमें डिटेक्ट करना है, उसकी स्थिति को पता करना है। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, और Z1 Z2 Z3 Z4 ये 4 इंपीडेंसेस हो गए, और एक एसी सोर्स सर्किट में कनेक्टेड है। ये एसी सोर्स है, देखिए ये एसी सोर्स का इस सिंबल इस तरह का होता है। जब डीसी सोर्स होगा कोई, तो डीसी के लिए देखिए ये संकेत होता है, बैटरी इस तरह से लगाते हैं। यहां हमने एसी सोर्स कनेक्ट किया है, एसी सर्किट है, ये आपका एसी सोर्स हो गया, इससे कनेक्टेड है। अब इसमें करंट देखिए, करंट का डिवीजन दिखा दें, ये करंट हो गई I1, यहां पर करंट हो गई I2, इस सर्किट में जो करंट आ रही है वो IB हो गई, यहां पर इस सर्किट में करंट I3 है, और यहां पर करंट I4। इस तरीके से 4 करंट्स हो गए। अब हमें इस सर्किट को एनालाइज करना है और ब्रिज की बैलेंस की कंडीशन निकालनी है इंपीडेंस के फॉर्म में। तो जैसा ये देखिए लूप बन रहा है, जैसा हम पहले करते थे, किरचॉफ्स लॉज आप जानते हैं, किरचॉफ जो 2 लॉज हैं, करंट रूल जिसे जंक्शन रूल भी कहते हैं, और वोल्टेज रूल जिसे लूप रूल भी कहते हैं। तो वोल्टेज रूल को लगाकर लूप रूल हम इस लूप में लगा दें, और लगा करके फिर इसको जरा सॉल्व करें। तो बाय किरचॉफ्स लूप रूल या वोल्टेज रूल, वोल्टेज लॉ, कुछ भी उसको कह देते हैं।
तो इस सर्किट पे लगाइए किसमें, ए बी डी ए, इन ए बी डी ए में लगाइए। तो ये हो जाएगा आपका Z1 फिर इसके बाद में प्लस ये इसका मान लीजिए कि इंपीडेंस ZD है इस पार्ट का, तो प्लस ZDID और फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस Z3I3 इज इक्वल टू 0। एक हो गया। अब दूसरा लूप ले लीजिए, इन लूप BCDB, इन लूप BCDB इसमें लगाइए। देखिए यहां हो जाएगा I2 Z2I2 फिर इधर आइए तो D का टर्म पहले इसी को ले लीजिए। जब आप इस तरह से जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ZBID और ये होगा आपका, ये भी नेगेटिव होगा, माइनस Z4I4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। इन दो इक्वेशंस को हमें बैलेंस की कंडीशन निकालनी है। जब ये ब्रिज बैलेंस कब होता है, व्हेन द पॉइंट B एंड D आर इन द सेम वोल्टेज, सेम पोटेंशियल पर जब होंगे दोनों, तो इस पार्ट में करंट फ्लो नहीं करती, यही ब्रिज की बैलेंस की कंडीशन कहलाती है। तो एट द बैलेंस, तो जब बैलेंस की स्थिति होगी तो ID 0 हो जाएगा, इस पार्ट में करंट भी फ्लो करेगी, और जब ID 0 हो जाएगा तो I1 will be equal to I2 and I3 will be equal to I4, I3 will be equal to I4। ये कंडीशन आ जाएगी। इन कंडीशन को आप यहां अप्लाई करो तो ID 0 हो जाएगा, तो ये वाले टर्म दोनों ये अपने आप 0 हो गए। यहां पर देखिए, इसको चाहे तो अंदर ले सकते हैं, तो इनको अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करने पर क्या आ गया, Z1I1 इज इक्वल टू Z3I3 और Z2I2 इज इक्वल टू Z4I4। और आपने देखा नाउ, देखिए यहां पर दोनों को डिवाइड कर दीजिए और I1 इज इक्वल टू I2 है, आप यहां से देखिए I3 इज इक्वल टू I4 है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे I1 I2 कैंसिल, I3 I4 कैंसिल, तो डिवाइडिंग टू इसको आप नंबर 3 लिख दीजिए और इसको नंबर 4, डिवाइडिंग 3/4, डिवाइडिंग 3/4, we get Z1 over Z2 is equal to Z3 over Z4। This is the condition of balance। ये बैलेंस्ड एसी ब्रिज की कंडीशन आ गई। इसका मतलब द रेशियोज ऑफ द इम्पीडेंसेस Z1 and Z2 is equal to the ratio of the impedances Z3 and Z4। ये एसी ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन आ गई इन टर्म्स ऑफ इंपीडेंस। अब इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए, जैसे हम आप व्हीट स्टोन ब्रिज देखते थे, व्हीट स्टोन ब्रिज में उसकी बैलेंस की कंडीशंस को लगा करके डिफरेंट रेजिस्टेंसेस का मेजरमेंट और सारे हम करते थे। यहां पर अब एसी सर्किट जब होता है तो उसमें सी और एल सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। ब्रिज के एसी ब्रिज की बैलेंस की कंडीशन का उपयोग करते हुए एसी सर्किट के डिफरेंट मेजरमेंट्स को करते हैं। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ द इंडक्टेंसेस एल, मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंसेस सी, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, पावर फैक्टर है, इस प्रकार की चीजें, उनका मेजरमेंट, उनका डिटर्मिनेशन हम इन प्रॉपर्टी से करते हैं। तो अब वो ऐसी 2-3 ब्रिज हैं आपके जो सिलेबस में, एक एक ब्रिज लेकर के अब उन प्रॉपर्टीज को इसमें हम अप्लाई करेंगे अलग अलग कंडीशंस को लेकर, और फिर हम इसका उपयोग करके निकालेंगे उनकी वैल्यू। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही। थैंक यू।